मित्रों नमस्कार, मैं सुरेंद्र कौशिक, आपका दोस्त पॉलिटी बाय कौशिक चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मैंने अभी तक इस चैनल पर सिर्फ एक वीडियो अपलोड किया है और उस वीडियो का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आया है। छात्रों ने कहा है कि आप फैक्चुअल से ज़्यादा आप कंसेप्ट्स पर ज़्यादा पढ़ाइए, और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं बोर्ड पर कक्षाएं लेने से पहले कुछ आधारभूत जानकारियां आपको देना चाहूँगा कि कोई भी संवैधानिक पुस्तक को पढ़ने से पहले आप ये समझें कि हमें वो पुस्तक किस तरीके से पढ़नी है। नए विद्यार्थी राजनीति को किस प्रकार से समझें, यह आवश्यक है। तो मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण बात जहाँ से आधारभूत हमें शुरू करना चाहिए कि कोई भी संवैधानिक पुस्तक जब आप उठाएंगे तो उसमें किसी देश की संवैधानिक व्यवस्था को जब आप पढ़ेंगे तो देश के स्थान पर वहाँ राज्य शब्द का प्रयोग किया जाएगा, स्टेट शब्द का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ राज्य का मतलब ही देश से है। तो संवैधानिक पुस्तकों में कहीं पर भी देश शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है, वहाँ पर राज्य शब्द का प्रयोग किया जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम किस तरीके से राजनीति में प्रवेश करें। हम संवैधानिक किसी पुस्तक को उठाएंगे तो हम ये रटना शुरू कर देते हैं कि उसमें कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियाँ हैं, और इनका रट्टा मारना हम शुरू कर देते हैं। मित्रों, सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि राज्य क्या होता है, राज्य के कौन से पार्ट्स होते हैं, किन किन पार्ट्स को हमें समझना है, और उन पार्ट्स को हम संवैधानिक पुस्तकों में कहाँ देखेंगे। जैसे भारत को देखा जाए तो भारत में जो राज्य है, भारत राज्य है, उसमें विधायिका काम करती है, कार्यपालिका काम करती है, न्यायपालिका काम करती है, और इन तीनों अंगों को विधिवत रूप से समझना ही महत्वपूर्ण रूप से संविधान को पढ़ना है। मित्रों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि राज्य की डेफिनेशन समझनी है कि राज्य क्या है। मित्रों, राज्य जो है वो 4 तत्वों से मिलकर बना है। पहला तत्व है निश्चित भूभाग, यानी कोई जब राज्य या देश बनेगा तो उसके पास एक निश्चित भूभाग होना आवश्यक है। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है उस निश्चित भूभाग पर निश्चित जनसंख्या निवास करनी चाहिए, क्योंकि विदाउट जनसंख्या, विदाउट पॉपुलेशन आप राज्य की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो एक निश्चित भूभाग पहला तत्व है। दूसरा तत्व है निश्चित जनसंख्या। तीसरा है उस जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए एक सरकार का होना। और सबसे महत्वपूर्ण चौथा तत्व है वो है उस सरकार का संप्रभु होना। संप्रभुता यानी सोवरेनिटी। संप्रभुता का अर्थ है कि हम ये समझें कि जो सरकार निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों के ऊपर बिना किसी दूसरी सत्ता के अधीन हुए कार्य कर रही है, वो संप्रभु सरकार है। यानी दूसरे शब्दों में हम समझेंगे तो इसका अर्थ है कि संप्रभुता एक ऐसी शक्ति है जो किसी दूसरी शक्ति के अधीन नहीं है। यानी वो निर्णय देती तो है लेकिन किसी से निर्णय लेती नहीं है। अर्थात राज्य में 4 तत्वों का होना आवश्यक है। पहला निश्चित भूभाग, निश्चित जनसंख्या, निश्चित जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए सरकार, और सरकार भी संप्रभु होनी आवश्यक है। संप्रभु, आपने देखा होगा कि विश्व में बहुत सारे युद्ध लड़े जाते हैं, और जब हम दूसरे देश को विजित कर लेते हैं तो ना तो हम वहाँ के क्षेत्र को अपने पास ले आते हैं, ना वहाँ की जनसंख्या को ला पाते हैं। हम वहाँ की सरकार को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। यानी उस सरकार पर जो संप्रभुता है वो हमारी कायम हो जाती है। यानी
राज्य के लिए 4 तत्वों का होना बेहद आवश्यक है। पहला, निश्चित क्षेत्रफल, दूसरा निश्चित जनसंख्या, तीसरा सरकार और उस पर शासन करने वाली सरकार जो है वो संप्रभु सरकार होना चाहिए, यानी अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से वह स्वतंत्र होनी चाहिए, तभी वह राज्य कहलाएगा। इतना समझने के बाद मित्रों, आपको ये समझना है कि जो सरकार है, तीसरा अंग है राज्य का सरकार, उसको जब हम पढ़ेंगे तो वो संविधान के द्वारा उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। और संविधान में मुख्य रूप से जो पढ़ा जाएगा वो सरकार के बारे में ही पढ़ा जाएगा। आपने समझ लिया कि राज्य क्या होता है, आपने समझ लिया सरकार क्या होती है, आपने समझ लिया संप्रभुता क्या होती है। और जब हम संविधान को पढ़ना शुरू करेंगे, पॉलिटी को पढ़ना शुरू करेंगे, तो हम मुख्य रूप से जो केंद्रित होंगे वो सरकार पर केंद्रित होंगे, राज्य के तीसरे अंग पर केंद्रित होंगे। और सरकार के भी मित्रों 3 अंग मुख्यतः होते हैं। पहला है विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। विधायिका यानी लेजिस्लेचर, कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका यानी जुडिशरी। यानी हम इन तीनों का अध्ययन करेंगे तो हमारा 50% संविधान पूरा हो जाएगा। हम नित्य दैनंदिन जीवन में अपने इन तीनों अंगों को देख रहे हैं, लेकिन हम इसे विधिवत रूप से कैसे पढ़ें, यही संविधान में हमें जानना है। विधायिका मित्रों क्या होती है? सरकार का वह अंग जो विधायिका मतलब जो एक निश्चित भूभाग पर रहने वाले लोगों के लिए कानून बनाती हो, उसको कानून बनाने की शक्ति हो, तो वो विधायिका कहलाएगी। इसमें हम निश्चित क्षेत्रों से अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजते हैं और वह प्रतिनिधि हमारे लिए विधान का निर्माण करते हैं। दूसरा तत्व कार्यपालिका है, जो विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करती है, एग्जीक्यूट करती है। और तीसरा अंग जुडिशरी है यानी न्यायपालिका है, जो विधायिका और कार्यपालिका द्वारा बनाए गए और कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए कानूनों की समीक्षा करती है कि जो कानून विधानमंडल ने बनाए हैं वह संविधान के अनुसार हैं या नहीं हैं, और जो लागू किए गए हैं वो संवैधानिक तरीके से लागू किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं। इस बात को समझने के लिए जुडिशरी उन संविधानों के कानूनों के आधार पर अपना निर्णय देती है, समीक्षा करती है और विधानमंडल और कार्यपालिका को नियंत्रित रखती है। मित्रों, आपको यह समझना आवश्यक है कि हम सरकार में जब अध्ययन करेंगे तो मुख्यतः 3 अंगों का अध्ययन करेंगे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अगर ये आपकी समझ में नहीं आया तो आप संविधान को नहीं पढ़ पाएंगे, पॉलिटी को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए सबसे पहले विधानमंडल क्या होता है इसे समझें। मित्रों, किसी देश में जब जनसंख्या रहती है तो वो चाहती है कि कानूनों का निर्माण उसके अकॉर्डिंग हो, उसके अनुसार हो और उसमें भी उसकी भागीदारी हो। लेकिन यह संभव नहीं है, क्योंकि छोटा गांव हो वहाँ तो सारी जनता इकट्ठी होकर किसी बात पर विचार विमर्श कर सकती है, लेकिन पूरे देश के लोगों को एक जगह इकट्ठा करना मुश्किल है। इसलिए आधुनिक विधानमंडल में प्रत्येक देश के हिस्सों को विभिन्न भागों में विभिन्न प्रतिनिधियों के माध्यम से बांट दिया जाता है और विभिन्न भागों से जो प्रतिनिधि चुनकर आते हैं वो उस क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और विधानमंडल में वे सभी प्रतिनिधि अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाते हैं, प्रश्न पूछते हैं और जनसंख्या के हित में कानूनों का निर्माण करवाते हैं। विधानमंडल के बाद उन कानूनों का निर्माण होने के बाद उसको लागू करने की जिम्मेदारी कार्यपालिका की है। कार्यपालिका क्या करेगी? उन कानूनों को देश में लागू करवाएगी। और न्यायपालिका
इन कानूनों की समीक्षा करेगी कि संविधान के अनुसार ये कानून बनाए गए हैं या नहीं, या उन्हें लागू किया गया है या नहीं। यह बात बेहद महत्वपूर्ण है। अब आप ये भी समझिए कि जब संवैधानिक किताबों को उठाएंगे तो विधानमंडल कहाँ है, कैसे समझेंगे। तो मित्रों, हमारे देश में जो संसद है वो हमारे देश का विधानमंडल है। संसद में 2 हाउसेस हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। और जब वो कानून बन जाते हैं तो उनको देश में लागू करने का काम कार्यपालिका का है, और कार्यपालिका हमारे देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद को मिलकर बनती है। वैसे सामान्यतः जो भी व्यक्ति सरकारी कर्मचारी है वो कार्यपालिका का हिस्सा है। मित्रों, तो हमारे देश में आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिमंडल के माध्यम से विभिन्न विभागों का बंटवारा करके कानूनों को लागू करवाता है। तो ये आप जो सामान्यतः अखबारों में न्यूज़ पढ़ते हैं, ये सब देखते हैं, ये क्या है? ये कार्यपालिका है हमारे देश की। जब आप विधानमंडल पढ़ रहेंगे और उसके बाद आप पढ़ेंगे कि कार्यपालिका कहाँ है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को पढ़ेंगे, हाई कोर्ट्स को पढ़ेंगे, तो ये हमारी न्यायपालिका है। मित्रों, यहाँ यह आवश्यक है कि हमारे यहाँ विधानमंडल 2 स्तरों पर कार्य करता है, एक केंद्रीय स्तर, एक राज्य स्तर। राज्यों की अपनी विधानसभाएं हैं। ऐसे ही कार्यपालिका 2 स्तरों पर कार्य करती है, केंद्रीय कार्यपालिका, एक राज्य कार्यपालिका। यानी केंद्र में प्रधानमंत्री होगा तो राज्य में मुख्यमंत्री होगा। केंद्र में अगर कार्यपालिका का मुखिया राष्ट्रपति है तो राज्य में कार्यपालिका का मुखिया राज्यपाल होगा। इसी प्रकार से केंद्र में प्रधानमंत्री की अपनी मंत्रिपरिषद होगी तो राज्य में भी मुख्यमंत्री की अपनी मंत्रिपरिषद होगी। यहाँ 2 भागों में कार्यपालिका और विधानमंडल को बांट दिया गया है, लेकिन न्यायपालिका का बंटवारा नहीं किया गया है। केंद्र में सुप्रीम कोर्ट है तो राज्यों में हाई कोर्ट्स हैं, और एक दूसरे के अधीन, सुप्रीम कोर्ट के अधीन होकर हाई कोर्ट्स काम करते हैं, और ज़िलों में सेशन कोर्ट्स होते हैं। यानी आपको ये समझना है कि विधानमंडल, विधायिका और कार्यपालिका यहाँ बटी हुई है, लेकिन न्यायपालिका एकीकृत है, यूनिटरी है। यह सबसे मुख्य बात है। मित्रों, एक बात और समझना है कि ऐसा क्यों किया गया है कि सरकार को 3 अंगों में बांट दिया गया है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। क्यों बांटा गया है? पहले समय पर आपने देखा होगा राजशाही व्यवस्था थी, और राजशाही व्यवस्था में यह देखा जाता था कि जो राजा था वही कानूनों का निर्माण करता था। यानी वर्तमान में जो विधानमंडल कार्य कर रहे हैं वही राजा कार्य करता था। वही राजा देश में उन कानूनों को लागू करवाता था, और जब कोई व्यक्ति न्याय मांगने आता था तो वो राजा के पास ही आता था। यानी केंद्रीयकृत सरकार थी। एक ही व्यक्ति कानून बनाने वाला था, एक ही व्यक्ति लागू करने वाला था, और एक ही व्यक्ति न्याय करने वाला था। इससे सबसे महत्वपूर्ण नुकसान व्यक्तियों का था कि व्यक्तियों को व्यक्तिगत आज़ादी और स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी, क्योंकि जो व्यक्ति कानून निर्माण कराएगा वह स्वतः अपने अनुसार ही करेगा, और लागू करवाएगा वह अपने अकॉर्डिंग लागू करवाएगा। न्याय भी वो अपनी इच्छा से करेगा। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का लोप हो रहा था। फ्रांस के शासक मॉन्टेस्क्यू ने यह सिद्धांत दिया, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, सेपरेशन ऑफ पावर्स, कि आधुनिक सरकारों में 3 भागों में विभाजन होना चाहिए। कानून बनाने वाला अंग अलग होना चाहिए, लागू करने वाला अंग अलग होना चाहिए, और न्याय करने वाला अंग अलग होना चाहिए। तो आधुनिक व्यवस्थापिकाओं में, विधानमंडलों में, कार्यपालिका में और न्यायपालिका में जो विभाजन किया गया है वो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत है। मित्रों, ये तीनों अंग अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते हैं। एक दूसरे से अलग होते हुए भी एक दूसरे को नियंत्रित
करने का प्रयास करते हैं। इसको आगे हम अपनी कक्षाओं में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ये अंग कैसे काम करते हैं। भारत की विधानमंडल को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ना है संसद और राज्य की विधायिकाएँ, विधानमंडल राज्य की। कार्यपालिका को जब आप पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि केंद्र में कौन सी कार्यपालिका है, राज्य में कौन सी कार्यपालिका है, प्रधानमंत्री कैसे काम कर रहा है, राष्ट्रपति कैसे काम कर रहा है, मुख्यमंत्री कैसे काम कर रहा है। और जब न्यायपालिका पढ़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और सेशन कोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर सामान्यतः इन 3 अंगों को आपने पढ़ लिया तो 50% से ज़्यादा आपका संविधान कंप्लीट हो जाएगा। और मित्रों, मैं अगले वीडियो जब लेकर आऊँगा तो उसमें मैं बोर्ड्स पर आपको पढ़ाना शुरू करूँगा और एक एक टॉपिक्स को विधिवत तरीके से हम पढ़ना शुरू करेंगे। मेरा आपसे वादा है कि राजनीति को आप बेहद सरलता से समझेंगे। अगर इन तीनों अंगों को आपने विश्लेषण कर लिया, समझ लिया कि राज्य क्या है, विधायिका क्या है, कार्यपालिका क्या है, न्यायपालिका क्या है, क्योंकि ये शब्द समझना आवश्यक इसलिए है क्योंकि ये संविधान में प्रत्येक लाइन में बार बार रिपीट होंगे। बार बार ये जो लाइनों में आएंगे तो आपको जब ये समझ में नहीं आएगा कि ये हैं क्या, तो आप फिर संविधान को समझेंगे क्या। आज आप, मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी हद तक समझ चुके होंगे कि ये क्या हैं। अगली कक्षा में हम विधिवत एक एक टॉपिक्स को शुरू करेंगे और बोर्ड्स के माध्यम से हम समझाएंगे कि ये अंग कहाँ पर हैं और किस तरीके से ये कार्य कर रहे हैं। इसको आप एक एक टॉपिक्स को समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।